आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनोलो आज के लेक्चर में लोग पढ़ेंगे इनोलेट जनरेशन इन बेसिक मीडियम इन बेसिक मीडियम। तो इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से आपका इनोल फॉर्म जनरेट किया जाता है इन एसिडिक मीडियम। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से इनोलेट आपका जनरेट किया जाता है बेसिक मीडियम में। तो अगर मैं बात करूं बेसिक मीडियम में, अगर मैं बात करूं बेसिक मीडियम की, बेसिक मीडियम मतलब बेसिक मीडियम का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, किसी बेस के प्रेजेंस में किसी बेस के प्रेजेंस में आप इनोलेट जनरेट कर रहे हो। अब आपका मान लो जो बेस है, वो बेस आपका कोई स्पीसीज, कोई न्यूक्लियो आपका कोई स्पीसीज है जो किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। तो अगर आपका बेस कैसा बेस है, अगर आपका बेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, अगर आपका बेस कैसा है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब क्या हुआ? ऐसा बेस जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। अगर मान लो कोई स्पीसीज है, ये सपोज दैट आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन, चूंकि इस हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब हुआ इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह एक्सेस में है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका इट मीन्स दैट ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑक्सीजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी ये जो ऑक्सीजन एटम है या इलेक्ट्रॉन रिच है। अब चूंकि हर एक स्पीसीज कैसा बनना चाहता है, न्यूट्रल बनना चाहता है, तो न्यूट्रल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा इसे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास एक्सेस में है, एक्सेस में जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसे क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा किसी और को। अब डोनेट करने के दो तरीके हैं। जैसे क्या है कि आपका ये जो स्पीसीज है, हो सकता है कि कहीं पे इसे प्रोटॉन मिले, ठीक है, कहीं पे हाइड्रोजन इसे दिखे, और इस हाइड्रोजन को क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट कर दे और प्रोटॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। पहला सिचुएशन ऐसा बनता है। या दूसरा सिचुएशन ऐसा बनता है कि मान लो कोई सेंटर है आपका जिसके ऊपर क्या है, अब मान लो कोई सेंटर है आपका, अब उस सेंटर के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी ये जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यह कैसा बिहेव करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्सेस में, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डोनेट करेगा किसको, इस सेंटर को डोनेट कर देगा यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोक्साइड है, इस हाइड्रोक्साइड जब इस सेंटर से जुड़ेगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या कैसा चार्ज आएगा, आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा। और चूंकि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना क्या कर लिया, जो एक्सेस में इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, वह इसे डोनेट करके क्या कर दिया, कम कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई बेस है। अब बेसिक मीडियम का मतलब यहाँ पे हुआ कि आपका जो स्पीसीज आप बेस की तरह ले रहे हैं, वह वह कैसा स्पीसीज है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। नॉन न्यूक्लियोफिलिक यानी, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्पीसीज जो क्या करता है, न्यू- जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, ऐसा स्पीसीज जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होने का मतलब हुआ कि आपका यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यह
अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे स्पीसीज को देना चाहेगा जिसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक का मतलब प्रेम करने वाला, और न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब यहाँ पे हुआ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करने वाला स्पीसीज क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक कहलाता है। और ये आपका यहाँ पे एक टर्म लग गया है, नान। नान का मतलब नहीं, नान का मतलब नहीं, यानी ऐसा बेस जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। और न्यूक्लियोफाइल की खास बात ये होती है कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली किसी सेंटर पे क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करके उसे डोनेट करता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह क्या करता है, अटैक करके किसी सेंटर पे, किसी सेंटर पर अटैक करके अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डोनेट करता है। अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, क्या करके, किसी सेंटर पे अटैक करके अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डोनेट करता है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक का बेस मतलब हुआ कि आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। आपका ऐसा बेस जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, बिहेव नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे बेस को आप क्या बोलोगे, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। जो न्यूक्लियोफिलिक, जो न्यूक्लियोफिल, जो क्या नहीं करने वाला है, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करे। और दूसरा जो आपका है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक बेस। न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब हुआ कि ऐसा स्पीसीज, ऐसा बेस जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफिलिक बेस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक बेस। अच्छा, आप एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि आपका न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है, तो बहुत एक बारीक सा डिफरेंस है, बहुत एक बारीक सा डिफरेंस है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी सेंटर पे अटैक करके उस सेंटर को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके क्या करता है, डोनेट करता है। और बेस क्या होता है, बेस भी आपका, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, लेकिन यह जो बेस होता है, अगर अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके, अगर आपका, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, डोनेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को डोनेट करके, किसको डोनेट करेगा, तो प्रोटॉन को डोनेट करके, करके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को आप क्या बोलोगे, बेस बोलोगे। क्या बोलोगे, बेस बोलोगे। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो, ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करके, अटैक करके डोनेट करता है,
डोनेट करता है, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलोगे आप? ऐसे स्पीसीज को आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल। तो इनमें बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है, दोनों की दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, लेकिन आपका जो बेस होता है वह प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके एक्सेप्ट करता है। और न्यूक्लियोफाइल ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, लेकिन ये जो होता है आपका ऐसा जो स्पीसीज होगा वह किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर डायरेक्टली क्या करके अटैक करके अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, बहुत बारीक सा डिफरेंस है। तो अगर आपका बेस कैसा है, अगर आपका बेस न्यूक्लियोफिलिक बेस है, न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब हुआ कि यह आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ऐसा बेस जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बेस का मतलब यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसे थोड़ा सा अच्छे से मैं इसे क्लासीफाई करूं, तो कुछ इस तरीके का बेसिक मीडियम आपका किस तरीके का हो सकता है। बेसिक मीडियम आपका, बेसिक मीडियम में जो आपका बेस यूज हो रहा है वह बेस कैसा हो सकता है आपका, नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, और आपको कैसा हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक बेस हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक बेस हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप बात करते हो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस की, तो ये आपका जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होगा वह दो टाइप के आपके इनोलेट बना सकता है, क्या बना सकता है, दो टाइप के इनोलेट बना सकता है। एक आपका काइनेटिक इनोलेट बना सकता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब क्या हुआ, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो डायरेक्टली किस ये जो बेस होगा ये डायरेक्टली किसी सेंटर पे, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा वह किसी डायरेक्टली किसी सेंटर पे अटैक करके अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं करेगा। ये आपका जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं या क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, वह इनोलेट आपका काइनेटिकली काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है। और दूसरा जो है आपका किस टाइप का इनोलेट का फॉर्मेशन हो सकता है, दूसरे टाइप का जो इनोलेट फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है वह हो सकता है आपका जो इनोलेट बने हुआ कैसा हो, थर्मोडाइनामिकली थर्मोडाइनामिकली इनोलेट का फॉर्मेशन आपका हो सकता है। काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट अगर बनता है, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट का मतलब हुआ कि आपका लेस स्टेबल, करीब काइनेटिकली स्टेबल, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट का मतलब हुआ लेस सबस्टिट्यूटेड, लेस सबस्टिट्यूटेड इनोलेट। ठीक है। और थर्मोडाइनामिकली स्टेबल इनोलेट का मतलब हुआ कि मोर सबस्टिट्यूटेड इनोलेट। ठीक है। अगर कोई इनोलेट आपका मोर सबस्टिट्यूटेड होगा तो वह क्या होगा, आपका थर्मोडाइनामिकली स्टेबल होगा। और अगर कोई इनोलेट आपका लेस सबस्टिट्यूटेड होगा तो किस टाइप का इनोलेट कहलाएगा, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट कहलाएगा। जितना ज्यादा आपका कोई इनोलेट जितना ज्यादा सबस्टिट्यूटेड होगा वह इनोलेट उतना ही ज्यादा क्या होगा, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा। तो आपका जो काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट कौन बनाता है, तो काइनेटिकली स्टेबल वो काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट ऐसे नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस बनाते हैं जो साइज में क्या होते हैं, आपके बल्की होते हैं, क्या होते हैं, बल्की, बल्की जो बेस होते हैं, बल्की बेस। बल्की बेस किस टाइप के इनोलेट बनाते हैं, तो बल्की बेस आपके काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनाते हैं। और थर्मोडाइनमिकली स्टेबल इनोलेट कौन बनाते हैं, तो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल इनोलेट बनाने वाले जो बेस हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, आपके हल्की होने चाहिए। हल्की मतलब
स्मॉल, जिनका साइज बहुत बड़ा ना हो। बल्कि बेस, अब बल्कि बेस में कौन कौन से बेस आते हैं, तो बल्कि बेस में आपके एलडीए, एलडीए का फुल फॉर्म लिथियम, एल से लिथियम, एल से लिथियम, डी से लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल एमाइड। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपका, इसका नाम है लिथियम डाई आइसो। एक ऐसा ग्रुप है आपका आइसो ग्रुप है, दो बार है तो डाई आइसो हो गया, लिथियम डाई आइसो। और एक कितने कार्बन रखता है, तीन कार्बन, तो प्रोपाइल डाई आइसो प्रोपाइल एमाइड आपका है। ये जो स्पीसीज है, ये जो बेस है, इसका नाम है एलडीए। क्योंकि इस बेस को देखोगे, ये बेस कैसा है आपका, ये बेस आपका बल्कि है। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना चाहे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे प्रोटॉन को, ये जो बेस होगा ऐसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम हो, ताकि अगर मान लो कि अगर ये ऐसे सेंटर पे जाता है, ऐसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है जहां पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या होगा, उस सेंटर पे, उस सेंटर के उस प्रोटॉन के नजदीक नहीं जा पाएगा, क्योंकि उस प्रोटॉन के आसपास में जो ग्रुप है वो क्या होंगे, बल्कि होंगे। और बल्कि होने की वजह से इसके आइसोप्रोपाइल ग्रुप और उस बल्कि ग्रुप में क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। इस कारण से आपका ये जो बेस होगा, ये लेस, जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो का प्रोटॉन होगा, वहां उस प्रोटॉन को क्या करेगा, आपका एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हो, एलडीए के अलावा आप बात करते हो LiH MdS, इसका क्या नाम है, इसका नाम है भाई लिथियम, लिथियम, लिथियम हो गया। एच से हेक्सा, एम से मिथाइल, डी से आपका डाई, और एस से सिलाजाइड, सिलाजाइड। ये जो है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा, एसआई Me3, एसआई Me3, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो आपका बेस है, इस बेस का क्या नाम है, इस बेस का नाम है, देखो यहाँ पे लिथियम है तो लिथियम हो गया। यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है, तीन इधर तीन इधर, तो छह मिथाइल ग्रुप है। तो छह मिथाइल ग्रुप होने की वजह से इसे बोला गया हेक्सा मिथाइल ग्रुप है, तो हेक्सा मिथाइल। और डाई, डाई इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे दो बार आपका क्या है, सिलिकॉन है, तो डाई। और सिलाजाइड, सिलाजाइड का मतलब हुआ सिलिकॉन है, और सिलिकॉन डायरेक्टली किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए इसका नाम है, पूरे का नाम क्या होगा, डाई लिथियम हेक्सामिथाइल डाई सिलाजाइड। इस बेस को देखोगे तो इस बेस कैसा बेस है, ये बल्कि बेस है, इसका साइज क्या है, बल्कि है। यहाँ पे आपका सिलिकॉन से तीन मिथाइल ग्रुप आपके, आपको पता है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये जो बेस है आपका कैसा बेस है, बल्कि बेस है, इसकी साइज क्या है, बड़ी है। और जब बड़ी होगी तो किस टाइप का आपका इनोलेट बनाएगा, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनाएगा। इसी तरीके से आप बात करते हो, अगर आप बल्कि बेस का एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपका एल LiTMP, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, तो इसका फुल फॉर्म होगा लिथियम, लिथियम टेट्रामिथाइल, टेट्रा, लिथियम टेट्रा मिथाइल, मिथाइल पिपराडीन, पिपेराडीन, पेपराडीन। ठीक है, पिपराडीन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरीके का क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा।
कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर। अगर इसका क्या नाम होगा, जो लिथियम हो गया, और टेट्रा मिथाइल, यहाँ पे आपका एक बार यहाँ पे मिथाइल है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार ये आपका क्या होगा टेट्रा मिथाइल, और ये आपका क्या हो गया, ये पिपराडीन हो गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये है। और ये जो बेस है कैसा है, बल्कि बेस है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो आपका जो बल्कि बेस की कैटेगरी में आएगा वो किस टाइप का बेस होगा, यहाँ पे आपका सोडियम और PH3, PH3। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे फेनिल, यहाँ पे फेनिल, यहाँ पे फेनिल, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका, ये जो बेस है ये कैसा बेस है आपका, बल्कि बेस है। सोडियम ट्राइफेनिल मिथेन, आपका ये जो बेस है, ये बेस कैसा बेस है, बल्कि बेस है। यहाँ पे आप बेंजीन, एक फेनिल क्या है आपका, एक बेंजीन रिंग है। क्या है फेनिल आपका, यहाँ पे बेंजीन, फेनिल का आप फेनिल अगर बात करते हो, फेनिल, फेनिल कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है। ये जो फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके से ये है आपका फेनिल ग्रुप। यहाँ पे इस तरीके से कार्बन से तीन बेंजीन रिंग, ये अगर इनकी बात करोगे, ये इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो ये काफी क्या होगा, ये बल्कि हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, बिग। और इसी के अलावा अगर आप बात करते हो, यहाँ पे मैंने बात किया था, यहाँ पे मैंने बात किया था कि अगर आपका बेस कैसा है, हल्की, हल्की मतलब स्मॉल है, अगर आपका बेस स्मॉल है तो किस टाइप का आपका इनोलेट बनेगा, तो आपका थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा। और थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट का मतलब हुआ ऐसा इनोलेट जो क्या हो आपका, मोर सबस्टिट्यूटेड होगा, जो मोर सबस्टिट्यूटेड आपका इनोलेट, आपका किस टाइप का इनोलेट कहलाएगा, थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट कहलाएगा। तो आपका जो स्मॉल बेस होते हैं वो किस टाइप के इनोलेट बनाते हैं, तो थर्मोडायनामिकली स्टेबल यानी मोर सबस्टिट्यूटेड। अब स्मॉल बेस के तौर पे कौन कौन से बेस यूज हो सकते हैं आपके, सोडियम हाइड्राइड इन THF, और टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। ये जो सोडियम हाइड्राइड है, इस सोडियम हाइड्राइड में अगर देखोगे तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज। ये जो आपका स्पीसीज है, ये स्पीसीज किस तरीके का बिहेव करेगा, ये स्पीसीज आपका बेस की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। अगर तो किस टाइप का इनोलेट बनेगा, थर्मोडायनामिकली स्टेबल। क्योंकि आप देखोगे हाइड्राइड आयन की जो साइज होगी ना, वह इस ये हाइड्राइड आयन में क्या है, एक आपका हाइड्रोजन एटम है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इसकी साइज होगी स्मॉल होगी, और स्मॉल साइज होने की वजह से ये किस टाइप का इनोलेट बनाएगा, थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट बनाएगा। इसी के अलावा अगर बात करो तो पोटेशियम हाइड्राइड भी आपका क्या है, स्मॉल बेस है, THF, यहाँ पे -78 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीका बात करते हो आप टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड एक इस टाइप का बेस है। ये भी बेस आपका है तो थोड़ा बल्कि टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड। तो टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड का मतलब हुआ कि आपका इस टाइप का, ये है आपका टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हुआ, 4 कार्बन से आपका ब्यूट बनता है। और यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। ये कैसा है, एनायन है आपका, तो इस एनायन का नाम है टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। और ये आपका पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है तो थोड़ा बल्कि, लेकिन ये किस टाइप का बेस, किस टाइप का इनोलेट बनाएगा, तो ये आपका उतना भी भारी नहीं है, उतना भी बल्कि नहीं है,
कि लेस हिंड आपका लेस हिंड्रेड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। आपका ये जो बेस होगा, ये बेस किस टाइप का इनोलेट बनाएगा, तो थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट बनाएगा। इसी तरीके से बात करते हो आप, ये आपका पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी आपका बनाता है थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट। इसी तरीके से बात करते हो सीजियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट भी आपका किस टाइप का इनोलेट बनाता है, सीजियम कार्बोनेट भी आपका थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट बनाता है। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट, ये भी आपका थर्मोडायनामिकली स्टेबल स्टेबल इनोलेट बनाता है। इसी तरीके से आप बात करते हो, इस बेस का क्या नाम है, तो इस बेस का नाम है डाई आइसो डाई आइसो प्रोपाइल इथाइल एमाइड, इथाइल एमाइड। डाई, डाई का मतलब दो बार है। कौन है डाई, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो दो बार क्या है आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और यहाँ पे इथाइल, एक आपका इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे एमाइड का मतलब नाइट्रोजन से लिंक होगा। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपका डाई आइसो, ये आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप हो गया, और ये क्या है आपका इस तरीके से, ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल आइड। ये भी किस टाइप का इनोलेट बनाता है, ये भी आपका थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट, इसका मतलब हुआ मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बेस कैसा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑक्सी बेस, आपका बेस कैसा बेस है, अगर आपका बेस ऑक्सी बेस है, ऑक्सी बेस का मतलब ऐसा बेस जिसमें ऑक्सीजन आपका क्या हो, आपका डोनर साइट हो, क्या हो, डोनर साइट। यानी ऑक्सीजन, ऐसा बेस जिसमें ऑक्सीजन क्या काम करता हो, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन देने का काम करता हो, ऐसे बेस को क्या बोलते हो आप, ऐसा बेस जिसमें ऑक्सीजन आपका डोनर साइड के रूप में काम करता है, ऐसे बेस को आप क्या बोलते हो, ऑक्सी बेस बोल ऑक्सी बेस बोलते हैं। ऐसा बेस जो, ऐसा बेस जिसमें आपका ऑक्सीजन आपका कैसा काम करता हो, ऑक्सीजन आपका डोनर साइड के रूप में काम करता हो। जैसे मान लो ये आपका कोई बेस है, अगर इस बेस में देखोगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आप ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यही हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा ये हाइड्रोक्साइड आयन, तो ए जो आयन होगा, ए आयन, इस आयन में कौन सा आपका एटम है जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो बेस था, इस बेस में आपका जो ऑक्सीजन था वो क्या था, डोनर साइड था, क्या था, डोनर साइड था आपका ऑक्सीजन। इस कारण से ये किस टाइप का बेस है, ये आपका ऑक्सी बेस है, ठीक है। ऑक्सी बेस का मतलब होगा यहाँ पे ऑक्सीजन जो एटम होगा आपका, ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम आपका अटैकिंग एटम होगा, कैसा होगा, अटैकिंग एटम। अटैकिंग एटम का मतलब हुआ कि आपका प्रोटॉन के ऊपर जो अटैक करने वाला आपका जो एटम होगा वो कौन होगा, आपका ऑक्सीजन एटम होगा। और अगर आप बात करते हो ऑक्सी बेस, कौन कौन से ऑक्सी बेस हैं, तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन, और एसीटेट आयन, ठीक है। ये सारे जो बेस होंगे, ये सारे बेस आपके ऑक्सी बेस होंगे, ठीक है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे अब मैं इनोलेट के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इनोलेट मान लो कोई आपका, ये आपका क्या है, ये आपका कोई कीटोन है,
अब इस कीटोन में अगर देखोगे, इस कीटोन को अगर मैं ट्रीट करवाऊं विथ एन बेस, विथ एन बेस, और मान लो बेस के तौर पे आपने क्या लिया है, बेस के तौर पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस के तौर पे आपने क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है आपका, बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो बेस है, ये बेस के पास देखो, ये जो बेस है इसमें जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, अब बेस क्या कर प्रोवाइड करते हैं? बेस आपके प्रोवाइड कराते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, बेस क्या प्रोवाइड कराते हैं उसके? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, एक बेस है, और बेस वाटर में डिजोल्व करने पे क्या प्रोवाइड कराते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा इसके पास देखो, अगर इस कार्बन के ऊपर ध्यान दोगे तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। अब चूंकि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कैसा है आपका? न्यूक्लियोफाइल की, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कैसा है? इस हाइड्रोक्साइड आयन में आपका जो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में है। तो ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये आपका ऑक्सीजन कैसा बिहेव करेगा? ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो यह हो सकता है कि यहाँ पे आपका क्या कर दे, ये चूंकि कार्बन जो है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने की वजह से यहाँ पे क्या करे, इस सेंटर पे आपका हाइड्रोक्साइड आयन अटैक कर देगा। अगर तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे आपका क्या डायरेक्टली आके लिंक हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन लिंक हो, हाइड्रोक्साइड ग्रुप आपका लिंक हो गया इस तरीके का। और जो सोडियम होगा आपका, सोडियम वो यहाँ पे इस निगेटिव चार्ज के साथ में इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करके क्या करेगा? स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपका पहला सिचुएशन तो ये हो सकता है, या दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपका, दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन, यहाँ पे आपका जो क्या है? प्रोटॉन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन आपका यहाँ पे डायरेक्टली अटैक ना करके, यहाँ पे डायरेक्टली अटैक ना करके क्या करे? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। अगर ऐसा करता है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन ऐसा करता है कि यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन आपका डायरेक्टली इस सेंटर पे अटैक ना करके इस प्रोटॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वह कहाँ पे रिजोनेट, कहाँ पे कॉन्जुगेट करेगी? इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेट करेगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका शिफ्ट होगा यहाँ। ठीक है, अगर ऐसा होता है आपका क्या बनेगा? यहाँ पे आपका इस तरीके के डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, और यहाँ पे क्या जनरेट होगा आपका? निगेटिव चार्ज आपका क्रिएट होगा। ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज जो है आपका, अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे अगर ये जो निगेटिव चार्ज आपका जो बन, यहाँ पे आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज आया है, इन निगेटिव चार्ज आपका, चूंकि अब जब अगर आप बात करोगे, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन था, ये जब इस हाइड्रोक्साइड आयन ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे क्या बना? H2O। अब H2O है तो H2O तो आपका जो वाटर है वह पता है आपको क्या होता है? ऑटो आयोनाइज होकर के प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका? कहीं ना कहीं सोल्यूशन में आपके H आयन प्रेजेंट होंगे, और इसी H आयन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ये आपका ऑक्सीजन आपका एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और आपका कुछ इस तरीके का आपका इनॉल फॉर्म
बनेगा। अब इस ये कौन सा फॉर्म है आपका? इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपका इन का मतलब डबल बॉन्ड भी है, और यहाँ पे क्या है आपका ऑल का मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप यानी एल्कोहल, यानी आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है। OH क्या है आपका? एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपका जो क्या था, डबल बॉन्ड, वो आपका इन की तरह काम कर रहा था। इन की मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन एल्किन की तरह काम कर रहा था। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म का मतलब इन प्लस ऑल। इन का मतलब हो गया आपका एल्किन, एल्किन का मतलब कार्बन कार्बन डबल, और ऑल का मतलब हो गया आपका एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब OH एज ए फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड में आपका OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, और साथ ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको कौन सा फॉर्म बोला गया? ये आपका इनॉल फॉर्म है। अच्छा, ये जो आपका है क्या है? ये है आपका इनोलेट। इनोलेट क्या है? इनोलेट। ये आपका इनॉल है, ये क्या है आपका? इनोलेट। इनोलेट क्या होता है? तो इनोलेट आपका जो इनॉल फॉर्म में से अगर आप क्या करते हो, इनॉल फॉर्म में से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, तो यहाँ पे अगर मान लो, अगर ये हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इनॉल फॉर्म में जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर मैं रिमूव कर दूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे शिफ्ट होगी? यहाँ पे शिफ्ट होगी। अगर इस हाइड्रोजन को मैं एज ए प्रोटॉन रिमूव कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह कहाँ पे शिफ्ट होगी? इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी। और इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। तो आपका इनोलेट क्या है? इनोलेट आपका एक निगेटिव चार्ज इनोल फॉर्म का निगेटिव चार्ज फॉर्म जो होगा वो क्या कहलाएगा? इनोलेट कहलाएगा। ये आपका क्या है? इनोलेट। इनोलेट कैसे बनेगा? तो इनोलेट आपका इनॉल फॉर्म में से प्रोटॉन को अगर आप बाहर निकाल देते हो, तो जो आपका बचेगा वो कौन सा फॉर्म कहलाएगा? इनोलेट फॉर्म कहलाएगा। तो दिस इज इनोलेट और दिस इज इनॉल। ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो सपोज है आपका, वही वापिस से अगर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है आपका OH है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अगर रिजोनेंस में जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये आपका जो पूरा इनॉल फॉर्म है वो कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इस यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर MOT डायग्राम से इनॉल फॉर्म के फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं यहाँ पे जानकारी दूं आपको, तो यहाँ पे आपको किस किस टाइप के बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। प्लस कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। और किस टाइप का बॉन्ड है यहाँ पे आपका? ये 3 टाइप के बॉन्ड आपके इस कीटोन कीटो फॉर्म में क्या है? प्रेजेंट। अगर यहाँ पे मोटी में ड्रा करूं, आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, इन तीनों बॉन्ड में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे ज्यादा मजबूत जो बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जो आपका है, वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है। यहाँ पे जब इमोटिव डायग्राम ड्रा करते हो, तो वो बॉन्ड जो ज्यादा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, यानी जो बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है, उसकी एनर्जी क्या होगी? आपकी लो होगी। And जब आप ड्रा कर रहे होगे ये मोटी डायग्राम, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूं, ये जो एनर्जी लेवल है, ये आपका है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और दिस इज आपका molecular orbital diagram. This is molecular orbital of carbon carbon bond. This energy level is corresponding to कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ, ठीक है, तो आपको पता है एमओटी क्या कहता है? एमओटी कहता है कि डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके एनर्जी के आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या बनाते हैं? एक न्यू सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं,
और आपका जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका एक कार्बन हाइड्रोजन की करस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इसी का क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं, यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूं क्या, देखो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, ये जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड की एनर्जी से क्या है, सबसे कम है। और सबसे कम होने की वजह से ये जो आपका बॉन्ड होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जितना कम होती है, उसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है, उसकी एनर्जी उतना ही क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो सबसे अगर लोवेस्ट एनर्जी लेवल आपका बॉन्डिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है, तो इसकी इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। क्या होगी, सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी होगा वो आपका क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी होगी। और यहाँ पर अगर मैं करूं कि उसके बाद में इससे लो एनर्जी आपका इससे ज्यादा एनर्जी किसकी थी, कार्बन कार्बन बॉन्ड का। तो इससे जस्ट आपका जो नीचे वाला जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, वह किसके करस्पॉन्डिंग होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी होगी। और इसके जस्ट नीचे आप बात करोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो सबसे ज्यादा जिस जिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी जिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो सबसे क्या होगी, कम होगी। इसी कारण से जो सबसे नीचे था उसको मैंने सबसे ऊपर ले गया, उससे और जो आपका सबसे ऊपर था उसको मैंने क्या ले गया, सबसे नीचे ले गया। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा, मान लो न्यूक्लियोफाइल का आपका जो बेस है या जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। क्या होगी, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो ये जो एनर्जी, ये आपका जो बेस होगा, अब मान लो बेस के तौर पे आपने क्या यूज किया है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करना चाहेगा। तो एस यहाँ पे अगर आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ये हाइड्रोक्साइड आयन अगर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन हाइड्रोजन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन आपका अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे सेम सिचुएशन हुआ है। कैसा सिचुएशन हुआ है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या किया है, डोनेट किया है, जिससे ये जो आपका जो इससे क्या हुआ है, जो आपका जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड क्या हो गया, आपका ब्रेक होगा है। और ब्रेक होकर के यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, किसके साथ कंजुगेट में गई है, ये बॉन्ड आपका तो ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका यहाँ पे इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ में कंजुगेशन में जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि जब आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होने लगती है, तो यहाँ पे क्या आपका बॉन्ड, जिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होता है, वह बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है,
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या चाहता है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्ड को बनाना चाहता है। वांट टू मेक बॉन्ड, वांट टू मेक बॉन्ड, बॉन्ड को बनाना चाहता है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वह क्या, वह चाहता है कि बॉन्ड ना बने। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होता है तो वहां पे आपका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं मान लूं, अगर मैं यहाँ पे आपका जो कीटोन था वो आपका इससे प्रीवियस वाला जो आपका कीटोन था, ये जो कीटोन मैंने लिया था और इस कीटोन को मैंने बेस के साथ ट्रीट करवा करके यहाँ पे जो इनोलेट बनाया था, वो किस टाइप का कीटोन था? तो ये आपका जो कीटोन था, ये कीटोन आपका सिमिट्रिकल था। कैसा था? सिमिट्रिकल। तो क्या कि यहाँ से अगर आप एक प्लेन चला दोगे, इस साइड और इस साइड दोनों, अगर ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका इस पार्ट का क्या है, मिरर इमेज है। अगर मैं मानूं कि आपका यहाँ पे जो कीटोन है वह अनसिमिट्रिकल, अनसिमिट्रिकल, अगर आपका यहाँ पे जो कीटोन है वह अनसिमिट्रिकल है, कैसा है? अनसिमिट्रिकल कीटोन है। अगर आपका कीटोन किस टाइप का है? अनसिमिट्रिकल कीटोन है। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपका आपके पास में कीटोन है, और इसको अगर आप ट्रीट करवा रहे हो बेस के साथ में, और बेस के तौर पे आप ले रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में देखो, अगर यहाँ से आपका इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी, शायद आपको तो पीछे जाना पड़ेगा। एक बार देखने की आवश्यकता है आपको। चलो एक बार फिर से मैं समझा देता। यहाँ पे मैंने जब आपका कीटोन लिया था, इस कीटोन को जब मैंने बेस के साथ ट्रीट करवाया था, तो मैंने बताया था आपकी ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक कर दे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर दे, और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके ये क्या होगा, आपका हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन से क्या हो जाए, डायरेक्टली अटैच हो जाए, कुछ इस तरीके का। ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका सोडियम आयन इस निगेटिव चार्ज के साथ में इंटरेक्शन शो करके क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। ठीक है। तो पहला सिचुएशन तो ये है। दूसरा सिचुएशन में क्या है आपका? दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है, यहाँ पे आपका ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करके अगर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे एक इनोलेट बनेगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का आपका इनोलेट बनेगा। तो आपका इनोलेट बनेगा कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का डायरेक्टली अटैक होगा इस सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आपका डायरेक्टली अटैक होगा हाइड्रोक्साइड आयन का, कि आपका यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। अब चूंकि अगर देखोगे आप, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी घटित हो सकती है। लेकिन अगर आप बात करोगे, आप जानते हो कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन तो आपका कोलिजन की वजह से होता है। क्या होता है? कोलिजन की वजह से। तो हो सकता है ये हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन सेंटर से टकरा जाए, या हो सकता है आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रोटॉन से टकरा जाए। ठीक है। तो आपका दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों आपके बनेंगे, आपका इनोलेट फॉर्म भी बनेगा और आपका यहाँ पे डायरेक्टली अटैक भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आपको इनोलेट बनाना हो, क्या बनाना हो, इनोलेट बनाना हो, तो आप यहाँ पे किस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करोगे, किस प्रोटॉन को, किस प्रोटॉन को आप किस हाइड्रोजन के ऊपर
आप इस हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन इस वाले इन वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा कि इन वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा कि इस वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। ये आपके लिए एक चैलेंजिंग चीज है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सोचो कि अगर मान लो सपोज दैट, अगर मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अगर ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से अगर होता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया। ये कुछ इस तरीके का आपका इनोलेट बनेगा। अब इस इनोलेट के बारे में देखोगे तो इस इनोलेट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी लेता हूँ जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन अगर आपका इस प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे जो आपका इनोलेट बनेगा वो किस टाइप का इनोलेट बनेगा, उस इस टाइप का इनोलेट बनेगा, कुछ इस टाइप का इनोलेट आपका बनेगा। इस इनोलेट में अगर आप देखोगे तो इस इनोलेट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपके इस इनोलेट में आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इस इनोलेट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके, 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके हैं, ठीक है। तो आप किसको बनाना चाहोगे, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल तो आपका जो इनोलेट आपके मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रखेगा वही ज्यादा स्टेबल इनोलेट होगा। तो आपका ये जो इनोलेट बनेगा ये प्रोमिनेंट करेगा, क्या करेगा, प्रोमिनेंट करेगा। प्रोमिनेंट करने का मतलब हुआ कि यही आपका जो इनोलेट होगा वो मेजर, जो क्या होगा, मेजर होगा, यही आपका क्या करेगा, प्रोमिनेंट करेगा, यही ज्यादा मात्रा में आपका बनेगा, और एक आपका कम मात्रा में बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है, ये इसके जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कम होंगे, इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी इन कंपेयर टू दिस इनोलेट आयन। ये आपका इनोलेट ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो बेस के प्रेजेंस में भी ये बात समझ में आ गई कि बेस के प्रेजेंस में भी क्या होगा आपका, बेस के हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में किस टाइप का इनोलेट आपको बनाना है, तो हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में आपको थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाना है, थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाना है, थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट आपको बनाना है। थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट का मतलब हुआ कि मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट आपका वो बनाना है इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करने को बोल दिया जाए कि आपके पास दो बेस हैं, एक आपके हाइड्राइड बेस और एक आपके हाइड्रोक्साइड बेस, तो अगर इनको आपको दोनों को कंपेयर करना हो ना, तो अगर यहाँ पे कंपेयर अगर आप कर रहे हो तो हाइड्राइड आयन क्या करेगा, आपका थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वह काइनेटिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन आपका काइनेटिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा कब, जब आप कंपेयर कर रहे होगे हाइड्राइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को लेकर के, जब कंपेयरिंग होगा, जब कंपेयर किया जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्राइड आयन के बीच में कि कौन सा आपका बेस किस टाइप का इनोलेट बनाएगा, तो यहाँ पे आपको जब कंपेयरिंग की बात होगी तभी आपको बनाना है क्या, काइनेटिक स्टेबल इनोलेट बनाना है हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा। अदरवाइज अगर कंपेयर नहीं किया जा रहा है तो आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो क्या, किस टाइप का इनोलेट बनाएगा, थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है।
जब कंपेयर किया जाएगा तब ये जो मैं यहाँ पे ये वाला सिचुएशन बनाया था ये तब आपका लागू होगा, जब आपको, जब कंपेयर किया जाएगा तब, जब कंपेयर किया जाएगा तब की बात है। ठीक है। अदरवाइज आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वह थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा।